आपको सहारे की ज़रूरत थी, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आप किसी और के सहारे को छीन रहे हैं। जब वो शादीशुदा थी, उसके पति से आपने बातचीत किया था कभी? आप जीजू मेरे मेरे पीड़ा को समझो, मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है। प्रवीण जी, ये जो मामला आपका चल रहा है कि आप पहली शादी करते हैं, पहली बीवी छोड़कर चली जाती है, फिर आप साली से शादी कर लेते हैं, वो भी छोड़कर चली जाती है। ये थोड़ा-सा बताइए सिलसिलेवार तरीके से कि पहली शादी आपकी कब हुई थी? पहली शादी हमारी 2019 में 24-25 अप्रैल को हुआ था। शादी सारे रीति-रिवाज से हुई थी, बारात लेकर गए थे आप यहाँ से? शादी सारे रीति-रिवाज़ों हिंदू रीति-रिवाज के हिसाब से हुआ था और जिसमें सहमति पूरे माँ-बाप और पूरे परिवार का था। मतलब गाँव भी गए थे, गाँव के भी लोग गए थे। कई लोग रीति-रिवाज के साथ हिंदू धर्म के हिसाब से शादी हुआ था। आप ये बता रहे हैं कि कई चैनलों पर देखा जा रहा है कि आपकी पहली पत्नी जो है वो छोड़ देती है। उसके छोड़ने की क्या वजह थी? उसके छोड़ने की वजह शायद उसका प्रेम प्रसंग और वो जो जिस तरीके से जीना चाहती है वो मेरी तरीके से शायद ना उसको जीना अच्छा नहीं लग रहा था। वो जॉब करना चाहती थी और कहीं न कहीं वो मतलब खुले रास्ते से खुले मन से जीना चाहती थी। उसको लगता था कि मैं इसको छोड़कर मैं जॉब करूँगी तो शायद इनसे बेहतर और इससे बेहतर कर सकती हूँ। इस तरीके से ऐसा करना चाहती थी। बाद में उसका इस इन्हीं नोक-झोंक के बीच में प्रेम प्रसंग हुआ था राजू खोखर से। और जिसके बीच में मतलब अगर चाहे तो देखा चाहे वो उनका प्रेम प्रसंग ही उनके बीच में आया जो हमारे डिवोर्स का कारण बना और उसने नोटरी पे देकर साइन मतलब करवाया और बाद में वो राजू खोखर से 2 दिन के बाद शादी कर ली। 24 अप्रैल 2019 में मुझे नोटरी पे साइन करवाती है। बाद में राजू खोखर से 26 अप्रैल को शादी कर लेती है। कितने सालों तक वो आपके साथ रही? हमारे साथ 3 साढ़े 3 साल थी। रिश्ता कितने सालों तक आपका ठीक-ठाक चला, तब लगभग कितने वक़्त तक? मतलब लगभग तो ठीक-ठाक ही चल रहा था, मतलब बीच-बीच में उसके माँ-बाप इन्वॉल्व होते थे, मतलब कहीं न कहीं हस्तक्षेप वो ज़्यादातर माँ-बाप का ही उनका हस्तक्षेप होता था और बीच में वो लोग हमेशा अपनी बेटियों के लिए हमेशा नोक-झोंक करते रहते थे कि हमारी बेटी ज़्यादा काम नहीं कर सकती, हमारी बेटी ज़्यादा वहाँ रह नहीं सकती है, इतने लोगों का खाना नहीं बना सकती है, इतने लोगों के साथ नहीं रह सकती है। ऐसा-ऐसा करते थे कि मतलब ये मेरी बेटी को लेके अलग रहे। ऐसे-ऐसे तरीके अपनाते थे, बोलते थे कि मतलब तुम हमारी बेटी को लेकर अलग क्यों नहीं रहते? ऐसा-ऐसा करके हमारे परिवार से हमको विमुख कराए, हमारे परिवार से अलग कराए और अलग कराने के बाद धीरे-धीरे वो लोगों ने कहीं न कहीं अपनी बेटी को अपने अंडर में लिया और अंडर में लेने के बाद आप अंजाम सामने देख सकते हैं कि फिर उसके बाद इनका प्रेम प्रसंग हुआ राजू खोखर के साथ। राजू खोखर के बाद आज विनय पटेल के साथ ऐसा प्रेम प्रसंग इनका कंटिन्यू जारी है। अब इनकी प्रेम कहानी पता नहीं क्या रूप लाएगी। अच्छा, आपके बाद वो कई पुरुषों के साथ गई है लगभग? अभी लगभग देखे जाए जो हमारे पास प्रमाणित है वो 3 केस है और बाकी तो वैसे देखेंगे तो अनेकों हैं। हुँ। ये ये बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप, अपनी ही पत्नी जब कभी आपकी पत्नी रही, गंभीर आरोप है आप। वो उनके भी माँ-बाप होंगे, उनके भी भाई होंगे, उनका भी मान-सम्मान होगा। भाई अगर गंभीर आरोप लगाने रहते तो 6 साल पहले मुझे छोड़कर गई थी। 6 साल पहले अगर जो आदमी उनको ये सारे उनके आरोप अपने ऊपर ले लिया और जो भी कोई पूछता था अगर मुझसे पूछते थे कि आपकी पहली पत्नी कहाँ है? तो हम यही बोलते थे वो अपने माँ-बाप के पास है। शायद यही मेरा बोलना मेरे ऊपर आरोप आज सिद्ध कर रहे हैं। मैंने तो इस बात को 6 साल छुपाया, मैंने कभी किसी से ज़िक्र भी नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने अपने घर पे भी नहीं बोला था कि ऐसा उसने मेरे साथ किया है। जब मुझे डिवोर्स दी तो मैंने अपने घर पे बोला कि वो मुझे डिवोर्स दी है और मुझे बताया नहीं कि उसने शादी किया है। अच्छा, पहली पत्नी के बच्चे भी हैं आपके? हाँ, हमारे 2 बच्चे हैं। बच्चे कहाँ हैं? दोनों बच्चे उसी के पास में हैं। चर्चा ये है, आप खबरों में ये देखा जा रहा है कि ये दूसरी शादी आप पहली पत्नी के सगी बहन से यानी अपनी साली से कर लिए थे। वो कैसे हुआ? वो बच्चे ही कारण बने हैं उनके उस शादियों के, क्योंकि उसने बच्चों को लेके ये लोग हमेशा इमोशनल ब्लैकमेल करते थे। उसकी बहन बोली कि आप मुझसे शादी कर लोगे तो मैं उसकी मासी हूँ और शायद मैं आपके उस जो ज्योति नहीं कर पाई वो प्यार मैं आपके बच्चों को दे सकूँ। इस तरह के मोटिवेट की और मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया और मेरे पास आई और इस तरह से मेरे पास आने के बाद 6 साल हम लोगों का रिश्ता चल रहा था, मतलब अच्छा, नोक-झोंक बीच-बीच में होता था। चलिए, वो आपके पास आई, उसके पहले की चीज़ें मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या वो भी शादीशुदा थी? हाँ, वो शादीशुदा थी, वो संदीप मिश्रा से उसकी शादी हुई थी। अच्छा, बच्चे भी थे क्या उसके?
नहीं, बच्चे नहीं थे, उसकी शादी हुई थी। कुछ दिन तक उसके साथ थी। बाद में मतलब जब उसको पता चला कि मेरी बहन ने जीजा को डिवोर्स दे दिया है, तो वो मतलब उसको वो फिर मेरे पास फ़ोन की, बोलती है कि आप जीजू मेरे मेरे पीड़ा को समझो, मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है। मम्मी-पापा ने मेरी शादी ऐसे आदमी से करा दी है कि जो दारू पीता है, मुझे मारता-पीटता है। तरह-तरह के गंभीर आरोप उसके ऊपर लगाई और बोलती है कि वो मुझे मारता-पीटता है, दारू पीता है और कोई मेरी सुनने वाला नहीं है। क्या आप मेरी पीड़ा समझ सकते हो? आपके साथ भी तो वही मेरी मेरी बहन ने किया है जो जो मेरे साथ हो रहा है। तो तो आप भावनाओं में फिर से बह जाते हैं। तो मुझे ऐसा उसके मतलब मैं उस समय इतना मतलब मुझे गहरा सदमा लगा था कि इतना तकलीफ़ हो रही थी, तो मुझे उस समय सहारे की ज़रूरत थी। चलिए, आपको सहारे की ज़रूरत थी लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आप किसी और के सहारे को छीन रहे हैं। जब वो शादीशुदा थी, उसके पति से आपने बातचीत किया था कभी? नहीं, उनके पति से क्या, मेरा तो बातचीत उससे भी कभी नहीं होता था। वो खुद मुझे साली से तो बातचीत होती थी, तो जो बाद आपका रिश्ते में साड़ू था, उससे बातचीत होती थी? ये तो मतलब पहली बार उससे जब बात हुआ था, जब उसने डिवोर्स दिया था, तो उसके बाद मेरा बात हुआ था उस टाइम। शादी के बाद मेरा पहली बार उससे बात हुआ था। और पहली बार में ही वो वहीं से खेल ऐसा मतलब रची? इसके पहले बात होता था, शादी के पहले होता था, नॉर्मली बात होता हाँ। था, मगर ऐसा कुछ था नहीं, अच्छा, ऐसा ये कोई। बातें जब डिवोर्स के बाद जो यानी आपकी जो पहली पत्नी जब छोड़ दी, हाँ। उसकी बहन, तो हुँ। फिर वो इस तरीके का शर्त आपके सामने रखती है। हाँ, बोलती है तो कि मैं वही सवाल कर रहा हूँ कि आप अपने सहारे के लिए किसी दूसरे का सहारा छीन रहे थे, तो उस व्यक्ति से आपने बात किया जिसके ऊपर वो आरोप लगा रहे थे कि ये दारू पीता है, हमें मारता-पीटता है, उससे बातचीत की आपने? हाँ, एक बार बात हुआ था, लेकिन मतलब वो मेरे से उतने उस हिसाब से बात नहीं की करना चाहा। तो मुझे कहीं न कहीं लग रहा था कि मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब ये जूही उसके ऊपर आरोप लगाई हो। तो फिर भी मैंने उसको बोला था, जूही को बोला कि देखो, अगर वो लड़का सही है, तो किसी के ऊपर आरोप मत लगाओ, वो भी किसी का बेटा है और वो भी किसी का लाल है, उसका घर मत उजाड़ो, आप उसके घर पे ही रहो। तो बोलती है, नहीं, नहीं, आप नहीं समझ रहे हो, दारू पीता है, मारता-पीटता है, आपको मैं किस तरह से यकीन दिलाऊँ? तो ऐस नहीं, ये तो जूही का खेल था कि आपको अपनाना था। हाँ। लेकिन पीछे जो है जो जूही का पति था, हाँ, ये वो मेरे उस बेचारे को कुछ पता नहीं। ये बात ये आप इस लोग अपना घर बसाने में जुट गए, उस बेचारे को कुछ पता नहीं उसका घर उजड़ने जा रहा है। हाँ, ये बात हुआ था, तो फिर वो बाद में मतलब वो अपने पति को लेके मुंबई आती है और मुंबई लेके आती है तो मुझे फ़ोन करती है, बोलती है कि ऐसा-ऐसा है, ये मुझे गोवा बेचने लेके जा रहा है अपने मामा के पास। ऐसा हाँ, आरोप, गंभीर आरोप उसको लगाती है। हाँ। बोलती है, आप मेरा हेल्प कीजिए और मेरी मदद कीजिए। तो मैंने बोला कि मम्मी-पापा को फ़ोन करो अपने। तो बोलती है, मम्मी-पापा मेरे से बात नहीं करना चाहते हैं, मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, आप मेरी मदद करोगे कि नहीं करोगे? वो मेरे साथ, तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ज्योति ने किया है, तो भी आप मेरी पीड़ा को नहीं समझ रहे हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर अगर ये मुझे लेकर गोवा चले गया तो मुझे वहाँ लेके जाएगा, बेच देगा। तो इस तरह के गंभीर आरोप लगाए, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इसके ऊपर यकीन नहीं करता हूँ, अगर ये लेके चले गया, अगर ये हादसा सच हो गया, तो कहीं न कहीं फिर मुझे ये होगा कि वो अपनी जगह पे चिल्लाते रही और बोलते रही, मैंने उसका सुना आपको नहीं। लगा कि मुझे बाद में ना पछताना पड़े, हाँ। तो आपको लगा कि ये जो करी वो सच कह रही है। हाँ, तो अब मुझे ईमानदारी से बताइए, आपको लग रहा था ये जो करी सच करी या फिर आपको अपनाने के लिए वो खेल था वो? अब जिस हिसाब से आज हुआ है, इस हिसाब से तो वो लग रहा है कि खेल ही था, लेकिन उस वक़्त उसने ऐसा मतलब माया रचा, ऐसा आँसू बहाए और इतने मतलब विरोह करके उसने रोया और जिस तरह से उसने व्यक्त किया था, उस हिसाब से तो आदमी आदमी ऐसा लग रहा था कि आदमी ऐसा किया होगा। जिस हिसाब से उसने रोकर व्यक्त किया था, जिस हिसाब से उसने भावना को दर्शाया था, उस हिसाब से तो समझो कि उसकी हर एक बात एक बाड़ी सच लग रही थी। लेकिन अब वो पता नहीं कि जिस हिसा क्योंकि ये लोगों ने, जब मुझे उसकी बातों पे तब शक हुआ जब ज्योति ने ऐसा गंभीर षड्यंत्र रच के किसी को में फँसा के इतना मोटे रकम की डिमांड करके वो लोगों ने बंगला मोटर कार खरीदा, तब मुझे ये। अच्छा, ये आपकी आपसे शादी के बाद हुआ। हाँ। इस दौरान आपने जूही के पति से कुछ भी कोशिश की कि समझा जाए आखिर है क्या, वाक़ई में क्या है? या फिर आप उसी भावनाओं में बह गए कि चलो भाई जो कह रही है वही सही है? नहीं, मैंने उसकी बात मतलब समझने की कोशिश की थी, लेकिन जिस हिसाब से वो बता रही थी, तो मुझे कहीं न कहीं लगा कि अगर मैं इसका सपोर्ट करता हूँ, अगर ये बात सच हुई और वो ऐसा कर दिया, तो कल को हो सकता है कि अगर मैं इसकी मदद करता हूँ, तो वैसा फँस जाऊँगा, अगर मैं इसकी मदद करता हूँ, तो सिर्फ़
पता नहीं क्या होगा। तो उस समय मैं मतलब बहुत गंभीर सोच में था कि मैं करूँ तो करूँ, क्या करूँ? अगर मैं इसको छोड़ता हूँ कि तुम लेके जाओ, अगर ये सच हो गया, अगर वो गोवा बेच दिया, तो कल को फिर मुझे ये होगा कि मेरे पास एक अबला नारी मेरे से मदद माँगी और मैं उसकी मदद ना मदद कर नहीं सकें। कर पाए। चलिए एक सवाल और है, क्या इस दौरान आप और किसी से राय लिए थे? जूही के मम्मी-पापा से या फिर किसी और से अपने घर पर किसी से बातचीत की कि जूही इस तरीके की बातें कर रही है, जूही कह रही है कि मुझे बेचने जा रहा मेरा पति, मुझे मेरा साथ वो माँग रही है। किसी से बातचीत किया था आपने? नहीं, बात नहीं किया था क्योंकि ज्योति तो अपने माँ-बाप पे ही आरोप लगा रही थी, जूही आरोप लगा रही थी कि वो मुझे 30,000 में संदीप मिश्रा के पास बेचे हैं और संदीप मुझे गोवा बेचने लेके जा आपको तो रहा है। पता था कि संदीप के साथ शादी हुई, तो फिर बेचना क्या क्या सवाल हुआ? तो उसने ऐसा गंभीर आरोप वाले पुलिस चौकी में लगाया था और ये उसका आज भी मेरे पास प्रूफ है। उसने ऐसा कंप्लेंट डाला कि संदीप मुझे गोवा में बेचने लेके जा रहा है और मम्मी-पापा मेरे ऐसे मुझे इसके पास 30,000 में बेच दिया है और ऐसा-ऐसा मम्मी-पापा पे भी आरोप लगाए और दूसरी बात ये कि मम्मी-पापा मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के इमोशनल तो ड्रामेबाज़ी आपको किया। लगा कि ये जो कुछ हो रहा है अब सही होने जा रहा है। तो हाँ। फिर क्या होता? आपसे शादी कैसे हो जाती है जूही की? फिर वो मतलब कहीं न फिर मैंने बोला कि देखो इसमें सच्चाई पूरी तरह से मुझे पुलिस वाले ने मेरे से पूछा था कि आपको क्या लगता है कि कैसा होगा? मैं बोला देखो सर, ना मैं इसको पूरी तरह से जानता हूँ, ना मैं उसको पूरी तरह से जानता हूँ। तो मैं दोनों की सहमति दोनों के खिलाफ से नहीं बोल सकता। सिर्फ़ मैं इतना कर सकता हूँ कि इसको अभी इस वक़्त इसको सहारे की ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है। अगर मैं इसको आप छोड़ दे रहे हैं, तो पता नहीं अगर इसकी बात सच हुई तो फिर हो सकता है कि कहीं न कहीं मैं अपने आप को दोषी मानूँ कि मैंने उसकी हेल्प नहीं की और उसके साथ ऐसा हादसा हो गया। हुँ। तो मैं बोला कि सर अब आप श्रेष्ठ हो, आप समझ सकते हो कि क्या बात होगी। हुँ। तो इसलिए मुझे तो नहीं मालूम है कि मैं इसके बारे में भी नहीं बोल सकता, तो ना उसके ऊपर ही आरोप सिद्ध हो पाए सही तरीके से और ना इसके ऊपर ही। लेकिन ये कंप्लेन रजिस्टर हुआ था, बाद में वो पुलिस वाले ने उसको छोड़ दिए हुँ। और वो फिर अपने घर गया। अच्छा, वो अपने घर चला गया और हाँ। आपके साथ जूही चली आई। हाँ, चलिए ठीक है, फिर जूही आपके साथ कितने सालों तक रही? वो 6 साल तक हमारे साथ थी। आपके बच्चे भी हैं जूही से? जूही से एक बच्ची है जिसका नाम याशिका पांडे है। आज वो बच्ची भी दर-बदर भटक रही है उसी माँ की वजह से, उसके आचरण की वजह से। जूही के साथ आपका रिश्ता कैसा रहा इन 6 सालों के बीच? 6 सालों के बीच में वैसे तो उससे रिश्ता मेरा अच्छा ही चल रहा था, लेकिन जब उसके माँ-बाप का इंटरफेयर जैसे ज्योति के बीच में हुआ था, ठीक उसी तरह धीरे-धीरे वो लोगों ने उसके बीच में इंटरफेयर करना चालू किया और धीरे-धीरे ऐसा रिश्ते को ख़राब करने लगे। ये लोग उसको कहीं न कहीं हमेशा मोटिवेट करते थे और हमारे बारे में भड़काते थे। वो मुझे बताती थी, तो मुझे वो बताती थी इस हिसाब से संदेह होता था कि जिस औरत को ऐसा करना रहेगा तो मुझसे ऐसा क्यों बोलेगी हुँ। कि मम्मी ऐसा बोल रही, पापा ऐसा बोल रहे। तो भरोसा और आपका थोड़ा बढ़ रहा था कि नहीं कि फिर मैं तो उससे पूछता भी था कि अगर वो ऐसा बोल रहे तो तुझे कैसा लगता है? हुँ। दुनिया का छोड़, तुझे कैसा लगता है मैं कैसा हूँ? तुमको कैसा लग क्योंकि मुझे उनसे नहीं मतलब है। हुँ। उनको उनके साथ मेरा जीवन नहीं बीतेगा, मेरा जीवन तुम्हारे साथ है और तुम मेरी पत्नी हो। मुझे उनको नहीं दिखाना है कि मैं कैसा हूँ। तुम मुझे समझ सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ कैसा पेश आया हूँ और कैसे रिश्ता चलाया हूँ। ये उस वक़्त तुम एक भी बार नहीं पूछी, एक बार जवाब नहीं दे पाती हो कि जब मैं 2020 में मेरी बेटी पेट में थी और लॉकडाउन में वो मुझे लेकर पूरा मुंबई का हॉस्पिटल का चक्कर काटा, तब तुम लोग कहाँ थे? तब वो आदमी इतना ही खराब था तो मुझे लेकर क्यों झेला? मेरी बीमारियों से ग्रस्त होकर वो मुझे छोड़कर भाग क्यों नहीं गया? वो मुझे छोड़कर नहीं गया तो इससे तो ये प्रमाणित होता है ना कि वो आदमी कैसा है। तो जब वो मेरे आदमी वैसा होना चाहिए जो अपने स्त्री का बुरे वक़्त में और स्त्री भी वैसा होना चाहिए कि जो उसके बुरे वक़्त में उसका साथ दे। मैंने अपने फ़र्ज़ निभाया लेकिन वो अपने फ़र्ज़ से अदा नहीं हो पाई। वो तो मुझे 2023 में 5 दिसंबर को हॉस्पिटल में छोड़कर फ़रार हो गई, घर साफ़ करके पूरा। अच्छा 2023 में, हाँ। शादी कब हुई थी 20 में? शादी हुआ था 2019 में। अच्छा। 19 में ही हुआ था, मंदिर में शादी हुआ था। छोड़ के जाने की वजह क्या रही आपको? शायद एक कमियाँ उसकी पूरी करते-करते मेरे अंदर ही कमियाँ आ गई थी, कि कहीं न कहीं मेरे अंदर कमियाँ आ रही थी कि उसकी ज़रूरतें पूरी करते-करते मैं छोटी-छोटी ख्वाहिशों को मैं पूरी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय देता था, मतलब काम में ज़्यादा बिज़ी रहता था और ज़्यादा टाइम टाइम देता था काम को और
ये ज़्यादातर मतलब इसके शौक शान ज़्यादा थे, उस हिसाब से मुझे काम ज़्यादा करने पड़ते थे। तो फिर कहाँ गई आपकी ये दूसरी पत्नी? वो ज्योति के ही साथ में रहती है अपने माँ-बाप के सहमति से। माँ-बाप उसके इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जो भी वो लोग बेटियाँ करती हैं तो जो अपने लिए करती है वो माँ-बाप के लिए भी करती है। तो लोगों ने ज्योति ने अपने लिए फ्लैट खरीदा था तो उसके लिए अपने माँ-बाप के लिए भी 2 बीएचके फ्लैट खरीदा। वो लोगों का नज़र पूरा बेटियों की दौलत पे थी, बेटी क्या कर रही है उससे कोई मतलब नहीं था। कोई मतलब नहीं उससे। तो अभी आपकी जो दूसरी पत्नी है वो आपकी पहली पत्नी के साथ रह रही है? हाँ, वो उसी के साथ रह रही है? उसी के साथ में रह रही है। अच्छा, तो आपसे कुछ समझौता हुआ? कब से रह रही है? कि आपसे कितने वक़्त पहले से? ये धीरे-धीरे आज 2023 5 दिसंबर को गई थी। धीरे-धीरे अगर देखेंगे तो 2 साल बीतने को होने को आए। 2 साल, इन 2 सालों के बीच में कोई संपर्क, कोई बातचीत? बातचीत तो होती ही नहीं, उसके माँ-बाप मतलब मैं जिस नंबर से मैं अगर फ़ोन करता हूँ, किसी नंबर से मेरा आवाज़ सुनेंगे तो ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। अच्छा, इस बीच और आप कोई पुलिस प्रशासन से कोई शिकायत किए हों? अपने यहाँ स्थानीय थाने में या फिर मुंबई से लेकर गुजरात तक कहीं? मुंबई में भी किया था, गुजरात में भी मतलब मुंबई में मैंने किया था, क्योंकि मैं मुंबई में रहता था। तो मुंबई में किया तो मुंबई में बोलते हैं कि वो तुम्हारी पत्नी है, तो उसका जो भी तुम्हारा है उस पे तो उसका पूरा अधिकार है, वो लेके जा सकती है, ये चोरी का मामला नहीं है। हुँ। तो मतलब बोलते हैं कि वो तुम्हारी लेके जा सकते तो आए हमारे साथ रहे ना, पत्नी है तो तो लेके जाने का क्या मतलब होता है? हमने इस पे बोला कि अगर उस हमारे सामान पे उसका अधिकार है तो हमारा उस पे अधिकार क्यों नहीं? बिल्कुल। तो बोलते हैं कि देखो वो पत्नी है, वो अगर 10 जगह मुँह भी मार के आती है, अगर वो तुम्हारे ऊपर आरोप लगाती है कि मुझे उसके साथ रहना है तो आपको रखना पड़ेगा। मैंने कई वकील के पास गए तो वो बोले कि हाँ, वो किधर भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, आपके ऊपर आरोप लगा सकती है। मैं बोला तो ये तो कहीं न कहीं ऐसा हो रहा है कि पुरुष मतलब एक एटीएम मशीन है, उसको कमा के दे, पूरी उम्र अपनी बिता दे, उसके चक्कर में बाद में उसको अगर उसके एटीएम में पैसा कम हो जाए तो वो छोड़कर कहीं हाँ, किसी और एटीएम के चक्कर में चली जाए। और एटीएम के चक्कर में जाए। हाँ। तो बोले कि हाँ, ये ऐसा ही है, यहाँ का कानून ही ऐसा है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जब जिसका संविधान और कानून ऐसा है, तो उस देश में हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। सुनील जी, आप चाहते क्या हैं? क्या आपके साथ कानून आपका साथ दे रहा है इस मामले में, या कानून से आप कुछ कार्रवाई अब तक हुई है? क्या चाहते हैं आप? हम यह चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पास आ जाए, जो हमारे साथ धोखाधड़ी किए हैं उन लोगों को गंभीर सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं जितना अपनी पीड़ा से पीड़ित नहीं हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं कानून की संविधान से और कानून की व्यवस्था से मैं पीड़ित हूँ कि पुरुष मर जाए उसकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। 4 दिन मोमबत्तियाँ निकालेंगे जिस दिन पुरुष मर जाएँगे, और 4 दिन के बाद फिर वो किसका बेटा मरा, किसका भाई मरा, किसका पति मरा, किसका बाप, किसके बच्चे अनाथ हो गए, उसे किसी से मतलब नहीं। गंभीर आरोप लगाकर चली जाती है और पुरुषों को इतना प्रताड़ित करती हैं कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाता है। कोई आखिरी विकल्प नहीं होता। प्रवीण जी, आप इतना झेले हैं और आपको फिर लड़ना पड़ेगा। भरोसा रखिए, क्योंकि वही कानून है जो इंसाफ भी करता है। जिस कानून का आप जिक्र कर रहे हैं, कानून के ऊपर भी आप आरोप लगा रहे हैं। कानून लोगों के साथ इंसाफ भी करता है, लोगों को इंसाफ भी मिला है। कहाँ कहाँ तक आप गए हैं इंसाफ मांगने के लिए, थोड़ा सा बताइए हमको। क्या इंसाफ मांगे? जहाँ जाते हैं तो वकील के पास गए तो वकील पहले पैसा मांगता है। पुलिस के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ का संविधान ऐसा है, कानून ऐसा है, पुरुषों के लिए कोई कानून ही नहीं बना है। हमारा काम है कि हम आपकी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं लोगों तक। लोग इस बात को सुनेंगे, लोग समझेंगे कि एक पुरुष इतना पीड़ित है, लेकिन न्याय तो हम नहीं दिलवा पाएंगे, क्योंकि कानून हम नहीं है। हमारा काम है कि हम आपकी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। आपको कोई सुन नहीं रहा है तो ये कोशिश कर सकते हैं कि आपका सुना जाए। बाकी आपको तो जाना पड़ेगा कानून के पास ही। की बात ये होती है कि तुम अपने को अच्छा साबित करो, स्त्री को गलत नहीं। तो मतलब मैं अपने को क्या अच्छा साबित करूँ, क्या बताऊँ? मैं उधर ये साबित करने गया हूँ कि मैं किस नेचर का आदमी हूँ, तो मुझे साबित क्या करना है? मेरे साथ तो इतना बड़ा सब कुछ हो गया है, तो मैं साबित करने के लिए उनको फीस दूँ? बोल रहे हैं इसमें कुछ होगा नहीं, सिर्फ आप यहाँ आके मतलब आप अपने आप को साबित कर सकते हो, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएँगे, लेकिन अब किस तरह खटखटाएँ इसका भी हमें वही सोच रहे हैं कि क्या करें? ऐसे में जब हमारे लिए संविधान नहीं है, कानून नहीं है, तो सबके लिए है, ऐसा नहीं है। प्रवीण जी, आप सही जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप तो अभी थाने चौकी तक गए और एप्लीकेशन कुछ दिए हैं, कभी कुछ हुआ? जब एप्लीकेशन कुछ कोई हुआ ही लिखा ही नहीं तो नहीं। फिर कैसे आप हार गए? कानून तो सबको इंसाफ, कानून सबके साथ इंसाफ करता है, और आप पहले से हार जा रहे हैं कि मेरे साथ इंसाफ ही नहीं होगा। अब तो पहले हार गए हैं।
आप कानून से सही तरीके से मिले ही जब नहीं और आप इस हार गए। इस तरह से लोगों की बातें सुने, जहाँ जहाँ गए वहाँ पे यही सुनने को मिला कि देखो पुरुष आयोग कोई है ही नहीं और कोई संविधान नहीं है। आप जाओगे केवल अपने आप को साबित करो, तो बताओ हम क्या साबित करें? जो हमको छोड़कर जा ही चुका है तो हम उसके लिए क्या साबित करें? वो तो पहले ही साबित करके जा रहा है कि हम उसके काबिल नहीं हैं। बिल्कुल प्रवीण जी, अगर जूही आपके साथ आना चाह रही है, क्योंकि वो डाइवोर्स देकर नहीं गई है, कोई नहीं, तलाक वगैरह तो हुआ नहीं आपसे, नहीं। अगर जूही आना चाह रही है तो जूही को आप पत्नी बनाकर रखेंगे? देखो, वैसे तो हम 2 साल पहले वही बच्चे का मुँह देखकर लेके आए थे, लेकिन 2 साल के बाद पता चला कि उसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करके वो मुझे हॉस्पिटल में छोड़कर चली जाती है। उसी बच्ची का, जिस बच्चे को लोग हमेशा वो आगे करते हैं, बच्चे का नाम ले लेकर लोगों को इमोशनल करते हैं, उसी बच्चे का वास्ता दे के वो 2 साल पहले मेरे पास आई थी और 2 साल के बाद फिर इतनी बड़ी घटना करके फ्लैट भी अपने नाम पे करा के 12 फ्लैट लाख। अपने नाम पे? आपका फ्लैट? हाँ, आपका फ्लैट था? हाँ। कहाँ था, मुंबई में? सूरत में। वो अपने नाम पे करा के उसके बाद चली जाती है। आज तक आने का नाम नहीं ले रही, तो अब क्या ऐसे में पुरुष कहाँ जाए और यानी क्या? आप पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, कुछ बचा नहीं आपके पास सिवाय एक बच्ची के जो आपके पास है इस वक्त। हाँ, बच्ची जो जूही से बच्ची है वो आपके पास है। बस। आप लोग ही बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम कहाँ जाए और कहाँ कहाँ न्याय मांगे कि हमको न्याय मिल सके और हमारे बच्चे को इंसाफ मिल सके। प्रवीण जी, इतने बड़े बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं अपनी पहली पत्नी से लेकर फिर अपनी साली पर, जिसको फिर ये पत्नी बनाते हैं, और उसके बाद तो वहीं तक नहीं, अपने सास ससुर पर भी आरोप तमाम तरीके के लगा रहे हैं। अब इनकी बातों से क्या समझा जाए कि क्या वाकई में इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है? आप लोगों को क्या लग रहा है इनकी बातचीत से? तो आपके पहले 2 बच्चे हैं, उनको भी आप चाहते हैं कि आपको मिल हाँ, जाए? वो भी चाहते हैं, और जो हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमारे बच्चों के लिए जो हमारा लेके गई है, उस औरत को मैं क्यों दूँ जो औरत मेरे और मेरे बच्चे के काम ना आए। तो मैं ये सारी चीज़ें, जब उस पे मेरा हक नहीं तो मेरे प्रॉपर्टी पे उसका हक कैसा? तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा है उसको मिले, जो मेरा नहीं उसे मैं क्यों दूँ? बिल्कुल। इन सारे आरोपों की जांच होनी चाहिए। हालाँकि अभी तक ये कहाँ तक गए हैं, कानून के किस दरवाजे तक पहुँचे हैं, ये तो मुझे नहीं पता। कानून का काम है इंसाफ करना, और कानून के सही दरवाजे तक आप पहुँचेंगे तो कानून आपके साथ इंसाफ ज़रूर करेगा। उम्मीद करते हैं कि प्रवीण जी के साथ इंसाफ होगा, और इनकी पूरी कहानी जो है उसको समझकर आप क्या समझ पा रहे हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।